मेरा जल्दी मैडम पेपर आ रहे हैं, धुआंधार खींच डालो। चलो आ जाओ। हाँ जी, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, क्या पढ़ा था हम? कुछ एक पार्टनरशिप फर्म में हम बोल रहे थे आपस में सारे पार्टनर्स की क्या होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को अकाउंट्स अपने दिखाने पड़ेंगे। दे शुड रेंडर देयर पार्टनर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को फुल सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपस में 2-3 पार्टनर्स हैं भाई, वो भी इससे कुछ पूछ सकता है पहले वाले से, और पहला वाला भी दूसरे वाले से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर इस पार्टनर ने कोई भी फ्रॉड कर दिया तो पार्टनर तुझे इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा, किसको? फर्म को। सो the partner committing fraud in the conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct। एक पार्टनर के मिसकंडक्ट करने से फर्म को जो जो नुकसान होंगे उस नुकसान की भरपाई करके देगा कौन? पार्टनर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। हमने बोला कि आपस में पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ रहने वाली हैं, क्या राइट्स हैं, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करेंगे कि क्या पार्टनर्स की ड्यूटीज़ हैं और क्या उनको अपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। ठीक है, एक पार्टनर को रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करा जा सकता है। ठीक है, एक पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उसको बोल सकते हैं कि भाई तुझे यहाँ पर लोकल लिमिट्स में क्या नहीं करना, सेम जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसको नहीं करना है। ठीक है जी, फिर क्या पढ़ा था? नेक्स्ट इज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द। सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर एक पार्टनर को डिलीजिएंटली अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। जो जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, आप बीइंग अ पार्टनर आपको उन सब चीज़ का ऑब्लाइज्ड करना पड़ेगा। क्या ऑर्डिनरी मैटर्स को चेंज के लिए कितने पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है एसेंट की? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, स्टार लगवाया था मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। किसी भी नॉर्मल मैटर के रिगार्डिंग अगर आपको कोई चेंज करना है फर्म में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का एसेंट है तो वो क्या कर सकते हैं, उसका डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, और अगर नेचर चेंज कर दिया बिजनेस का तो भाई सारे पार्टनर्स की रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे पार्टनर बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बुक्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये यही सब बातें हैं जो पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की समझ गए? आप लोगों को एक चीज़ का अगेन दोबारा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए चैप्टर आप लोगों को बल्कि लगता होगा, एक्चुअल में है नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलो फिर कुछ म्यूचुअल राइट्स हैं जिसमें हमने बात करी थी रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से दिए जाने वाला है। और अगर पेमेंट ऑफ एडवांस, अगर कुछ पैसा उधार दे रखा है पार्टनर ने तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा? 6% चार्जेबिलिटी बनेगी। ठीक है, द फर्म शुड इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स। फर्म को, अगर ये फर्म है तो फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा किसको? पार्टनर को। अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उसने कोई भी एक्ट करा है, फर्म अगर पार्टनर है, फर्म के बिहाफ से खर्चे कर रहा है तो फर्म को उसको देना पड़ेगा ना, उसका एक्सपेंसेस जो भी बियर कर रहा है पार्टनर फर्म के बिहाफ से, तो उसको फर्म को इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा। लेकिन फ्रॉड के केस में क्या होता है? पार्टनर इंडेमनीफाई करके देता है किसको? फर्म को। करेक्ट है? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? क्या क्या राइट्स हैं आपस में पार्टनर्स के अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी।
हमने बोला पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होता है, ये है पार्टनरशिप की बैलेंस शीट। यहाँ पर जो भी एसेट्स हैं उसमें सारे पार्टनर्स का शेयर है, ट्रू। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के अंदर सारे पार्टनर्स का हिस्सा है, ठीक। क्या बोल रहा है, जितना भी, अब देखो होता क्या है कि अगर लेट सपोज ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ये फर्म है। इस पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, इस पार्टनरशिप फर्म के ये पार्टनर्स है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं जी, पैसा लेकर आते हैं। कई बार ये काइंड में भी लेकर आते हैं, ये क्या लेकर आ गए, कोई एसेट लेकर आ गए। तो व्हाट विल बी आवर जर्नल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कह रहे हैं जो लोग जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितनी भी हमारे पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी हो गई, उसमें सब पार्टनर्स का शेयर रहने वाला है, सब पार्टनर्स का शेयर रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ऑल्सो रेफर्ड एज अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स हैं, जो भी जॉइंट स्टॉक बोले तो जॉइंट शेयर में जो भी वो क्या कर रहे हैं, अपना स्टेक लगा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर की सारे के सारे प्रॉपर्टी, सारे के सारे राइट्स, सारे के सारे इंटरेस्ट टू विच द फर्म इन ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली इंटाइटल्ड। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली क्या होने वाले हैं, उसका शेयर लेने वाले हैं। The property which is deemed as belonging to the firm in the absence of any of the agreement between the partners showing contrary intention is comprised of the following। कह रहे भैया कौन कौन से, अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा आपके एग्रीमेंट में कि प्रॉपर्टी क्या है, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे इंटरेस्ट विच द पार्टनर्स ब्रॉट एज अ कॉमन स्टॉक एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉमन बिजनेस। जो भी ये पार्टनर्स क्या लगा रहे हैं, पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट ऑल विल बी द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल द प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने क्या करी है, एक्वायर्ड करी है। एक तो सारे पार्टनर्स ने अपना शेयर कंट्रीब्यूट करा है, और सपोज करो पार्टनरशिप फर्म ने कोई चीज़ खरीदी बाहर से, कोई एसेट खरीदा, उसमें भी सारे पार्टनर्स का शेयर रहने वाला है। तो ऑल द प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट एक्वायर्ड और परचेज्ड बाय द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड द गुडविल ऑफ द बिजनेस। हम करते हैं ना गुडविल की कैलकुलेशन, जब हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग जो पार्टनर आ रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, उसको क्या करते हैं, उसको गुडविल का शेयर देते हैं ना भाई, या फिर उससे गुडविल का शेयर मंगाते हैं। तो हो क्या रहा है, ये सारे के सारे पार्टनरशिप के एसेट्स हैं। तो पार्टनरशिप के एसेट्स कौन कौन से हो गए, फटाफट से बता दो। सारी प्रॉपर्टी, सारे राइट्स, सारे इंटरेस्ट जो उन्होंने एज अ कॉमन स्टॉक कंट्रीब्यूट करा है बिजनेस में। सेकंड, जो पार्टनरशिप ने ये सारी की सारी एसेट्स परचेज करी हैं या एक्वायर्ड करी हैं। एंड द लास्ट वन इज गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है जी। अब यहाँ पर the determination of the question whether the property is or not the property of the firm ultimately depend upon the real intention or the agreements of the partner. Thus, mere the fact that the property of the partner is being used for the purpose of the business shall not, देखो वो कह रहा है भैया कैसे कैसे जांच पड़ताल करोगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बिजनेस की है या नहीं है। कई बार क्या हो रहा है, जो ये प्रॉपर्टी है वो पर्टिकुलरली इस बंदे से बिलोंग करती है। इस पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना था। उस इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ए पार्टनर था, इसने बोला कि सर आप लोगों को इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, मेरे पास ना ऑलरेडी ये लैंड है, आप लोग यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, फर्म की है? आंसर इज़ नो, ये इस पार्टनर की प्रॉपर्टी है। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, इट डजंट मीन कि ये पूरी फर्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर सिर्फ यूज़ करने के लिए किसी पर्पस के लिए उसको प्रॉपर्टी दी जा रही है तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, नॉट ऑफ द फर्म। क्लियर है जी, ठीक है।
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम, गुडविल, गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट to be regarded as the property of the firm, but this section does not apply to the term goodwill. Goodwill is a concept is very easy to understand but difficult to define. Goodwill may be defined as the value of reputation of a business house in respect of expected profits. क्या होता है भाई, गुडविल होती क्या है भैया, आज आपकी कितनी रेपुटेशन है मार्केट में, उस रेपुटेशन के बेसिस पे आप लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हो, प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो, राइट तो यहाँ पर हमें गुडविल का डेफिनेशन दे रखा है। तो वही वो बोल रहा है, जब डिसॉल्व हो जाती है तो गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं, सेम गुडविल होती है, इसलिए हम अपने फर्म के पार्टनर्स को क्या बोलते हैं कि भैया लोकल लिमिट्स में काम नहीं करने का, रिस्ट्रेंट कर दिया तुझे, रिस्ट्रेंट का मतलब मना कर दिया तेरे को कि अगर तू हमारे साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहा है, हम तीनों मिलकर सेम धंधा कर रहे हैं, राइस मैन्युफैक्चरिंग का, हम तीनों को टेक्निक्स पता है कि किस तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करा जा सकता है, ठीक है, तो पता चले कल को आज यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोल के बैठा तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज exclusively belonging to the person, it does not become the property of the partnership, merely it is used in the business of the partnership। भैया उसने लैंड दिया था ना अपना यूज़ करने के लिए, तो उसने सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है, वो प्रॉपर्टी किसकी है, पार्टनर की है, बिजनेस तेरी नहीं है, सिर्फ देने मात्र से ही प्रॉपर्टी तेरी नहीं हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट था विद रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपके पास सारे एसेट्स तुम आपके पास आ गए, फर्म तुम्हारे पास सारे एसेट्स आ चुके हैं, आज ये हमने बनाई बैलेंस शीट, कुछ कॉमन स्टॉक में पार्टनर्स लेकर आ गए, कुछ परचेज करके आ गए आप लोग, है ना, और गुडविल हो गई। आज इन तीनों को भैया बिजनेस में लगाओगे भी तो सही, अप्लाइड भी तो करोगे, तभी तो बिजनेस रन करके प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। तो यही बात लिखी है, सेक्शन 15 प्रोवाइड्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शेल बी हेल्ड इन यूज एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। फर्म के पर्पस के लिए ही यूज़ करनी होनी चाहिए। In partnership, there is a community of interest which all the partners take in the property of the firm, but does not mean that during the subsistence of the partnership, a particular partner has a proprietary interest in the assets of the firm. Every partner of the firm has a right to get his share of the profits the firm subsists। कुल मिला के मतलब क्या कहना चाह रहा है भैया, पहली बात जो भी आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ पता तो चल गई हमारे को क्या क्या पार्टनरशिप के प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सबको अपने बिजनेस में अप्लाइड करना है, ठीक है। बिजनेस आप लोगों का चल रहा है, बिजनेस चलने से हर एक पार्टनर का उतना उतना इंटरेस्ट रहेगा जो उन्होंने मेंशन कर रखा है इन देयर एग्रीमेंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अब आपने बिजनेस में लगाया, अगर आप बिजनेस में अपनी एसेट्स को लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, ताकि वो क्या कमा कर दे दे, प्रॉफिट्स। तो उन प्रॉफिट्स की एलिजिबिलिटी तीनों पार्टनर्स को हो जाएगी, ठीक है। तो एज सच नॉर्मल बस एक पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये कह रहा है पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर। स्टार मार्क करो इसको, इस टॉपिक को स्टार मार्क करिए। क्या कह रहा है पार्टनर, सुन बात सुन, यहाँ पर ये थी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे थे, हम पार्टनर्स, हम किसको, शुगर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है भाई। बात सुन ले, तुझे हमारी लोकल लिमिट्स में क्या नहीं करना, ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है। बात आ रही समझ। आज अगर तू पार्टनरशिप से रिटायर हो गया, ठीक है, तो तू लोकल लिमिट्स में सेम नेचर का बिजनेस करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर तूने करा, अगर तूने कर लिया, तो तेरे को जितने भी प्रॉफिट्स इससे अर्न हुए ना, जितने भी प्रॉफिट तुझे इससे अर्न हुए, तुझे भाई सारे के सारे उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा,
सारे के सारे प्रॉफिट्स का हिसाब किताब देना पड़ेगा, तू वो प्रॉफिट्स अपने पास नहीं रख सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और द बिजनेस कनेक्शन, ही शेल बी अकाउंट फॉर द फर्म एंड पे टू द फर्म। आपने बोला भैया हम तो पार्टनरशिप से निकल चुके हैं, लेट्स सपोज हम पार्टनरशिप से निकल चुके हैं, अच्छा खासा नाम और फेम है हमारी फर्म का, ठीक है, आर्टिकलशिप में बच्चे गए, बच्चे कर रहे हैं EY से आर्टिकलशिप बिग 4 से, ठीक है, एक पार्टनर यहाँ से निकल गया, वो आज भी बोले जा रहा है भैया मैं EY का पार्टनर हूँ, मुझे बिजनेस चाहिए, आज भी वो बोले जा रहा है, ठीक है। तो तुम पार्टनरशिप फर्म का नाम लेकर नहीं बोल सकते हो। अगर तुमने फर्म की आड़ में कुछ काम करा और उसके बेसिस पे अगर कोई प्रॉफिट्स अर्न करे तो तुम्हें वो सारे के सारे किसको देने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे। If a partner derives any profit for himself for any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, आपने फर्म के नाम पर कुछ काम करा, he shall be account to that profit and pay it to the firm, ठीक है। If a partner carry on any business of the same nature, ना तो तुझे सेम नेचर का काम करना है और ना ही तुझे फर्म का नाम लेकर अपने पर्सनल प्रॉफिट्स कुछ अर्न करने हैं। अगर तूने ऐसे किया तो तुझे फर्म को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी सारे के सारे प्रॉफिट्स की। बात समझ में आती है। यहाँ पर क्या है, ABCD 4 पार्टनर्स हैं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग का रिफाइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं। एक पार्टनर ने अलग से शुगर रिफाइनिंग का फर्म खोल लिया, तो भाई तू सेम नेचर का सेम लोकल लिमिट्स में नहीं कर सकता, करेगा तो सारे प्रॉफिट्स तुझे क्या करने पड़ेंगे, अकाउंटेबल पे करने पड़ेंगे, किसको, फर्म को। ठीक है जी। ABCD स्टार्टिंग अ बिजनेस इन द पार्टनरशिप फॉर इंपोर्टिंग सोल्ड, बोला सोल्ड को इंपोर्ट करके आएंगे फ्रॉम फॉरेन पोर्ट्स एंड सेलिंग टू चित्तौड़। अ स्टॉक certain transaction is sold on his own account which were found to be the same nature। अगेन सिनेरियो आप लोगों को देंगे, पार्टनर्स आप लोगों को देंगे और सेम ट्रांजेक्शन वो कर रहा होगा अलग से पार्टनर फर्म के ही बिजनेस का, तो क्या जो भी वो प्रॉफिट कमा रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस चीज़ को। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। भैया आज तो 2 पार्टनर काम कर रहे थे बढ़िया तरीके से, तीसरा पार्टनर आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो आप फर्म को, है ना, आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो। हमने बोला अरे भाई बढ़िया तरीके से पार्टनर्स काम कर रहे थे, 2 पार्टनर काम कर रहे थे, इनकी बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ जो भी आप लोग बात करके आ रहे हो वो चल रही थी, इतने में आ गया ये एंट्री लेकर सी, कहता है मुझे भी रख लो, मुझे भी रख लो। हुआ क्या, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। लेट मी टेल मी वन थिंग, इज दिस अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और इज दिस अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? If in this case there are 2 partners and 1 partner admit हो रहा है, so is this a dissolution of partnership firm or dissolution of a firm? आंसर यही वाला, कॉपी पेस्ट, सारे कॉपी पेस्ट मार दो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। चलो बहुत बढ़िया, हाँ वेरी वेरी गुड, इट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज अब रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है पार्टनरशिप फर्म, पूरी की पूरी फर्म बंद नहीं हो रही है। ठीक है, तो भैया इसके आने से अब क्या राइट्स रहने वाले हैं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ना 2 पार्टनर्स के अधिकार एक नया पार्टनर के आ जाने से क्या चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेंज को डिफाइन करा गया है, भैया अगर कोई न्यू पार्टनर आ जाए तो चेंज है, कोई चला जाए डेथ से चला जाए तो भी चेंज है। आपने सोचा था यार राइस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करेंगे, आज आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो चेंज इन बिजनेस हो गया। वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरी ऑन द बिजनेस अदर देन द बिजनेस ओरिजिनली फॉर्म्ड,
जो पहले बिजनेस कर रहे थे उससे बिजनेस ही चेंज कर दिया आपने, तो भी क्या हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप फर्म चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर आप सोचो यार 1 साल के लिए काम करेंगे, आज 1 साल का पीरियड एक्सपायर हो गया तो ये पार्टनरशिप फर्म चेंज हो रही है। हम बोल रहे हैं भैया आज पार्टनर्स के राइट्स रहने क्या वाले हैं, सबसे सिंपल बात कह रहे, अगर फर्म में चेंज हो गया, जो राइट्स तुम्हारे पहले थे वही तुम्हारे राइट्स इमीडिएटली रहने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में। जैसे जो तुम्हारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ 2 पार्टनर्स की पहले थी वही तीनों पार्टनर्स के आने के बाद भी रहेगी। वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब नई फर्म में, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म remains the same as they were immediately before the change। अरे भाई सारे म्यूचुअल राइट्स, सारी ड्यूटीज पढ़ के आए ना अभी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऊपर वाले इधर, ये देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से ये सब पढ़े थे ना, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, तो कह रहा है ये सब बिल्कुल सेम रहने वाली हैं जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की जैसे आपके पहले राइट्स थे। सिमिलरली यहाँ पर भी बोल रहा है अगर आपका टर्म एक्सपायर हो गया फिर भी अगर आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे जा रहे हो, इसका मतलब आप अपने विल पे उसे कंटिन्यू कर रहे हो, तो भी आपके राइट्स सेम ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे जैसे कि आप बिफोर एक्सपायरी पे थे, वैसे ही आपकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहने वाली हैं। अगर आपने कोई एडिशनल अंडरटेकिंग ले ली, मतलब एडिशनल अंडरटेकिंग मतलब आप एक बिजनेस कर रहे थे, आपने एक और आपने बोला शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग और कर लेते हैं, कोई एडिशनल अंडरटेकिंग ले रहे हो, तो भी आपके राइट्स कैसे रहने वाले हैं? सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल अंडरटेकिंग। सिंपल, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? पार्टनर कैसे काम करता है भाई? पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये था सी, ये था ए, ये था बी, ठीक है। इन्होंने डील करी किसके साथ? इन्होंने डील करी है थर्ड पार्टी के साथ। भाई साहब हमारे को ना कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है अपने फर्म में, उसके लिए ना प्लीज़ हमारे को लोन दे दो। कितने का? ₹5 लाख का। इस सी मांग रहा है, तो क्या ये थर्ड पार्टी बी से भी मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है ना, बिकॉज एज एन एजेंट ही तो काम कर रहा है। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद रहा है क्या सी? नहीं, फर्म के बिहाफ पे खरीद रहा है, तो फर्म को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेबल करना पड़ेगा। फर्म के अंदर भाई साहब तीनों लोग आ जाते हैं। थर्ड पार्टी ने किसी से भी परचेज कराओ, थर्ड पार्टी ने लोन का पेमेंट किसी को भी दिया हो फर्म के नाम पर, तो पैसा किसी से भी रिकवर कर सकता है। वेरी वेरी गुड। क्या बोल गया? इंपॉर्टेंट लाइन, द रूल दैट द पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म cannot be applied to all the transactions and dealing between the partners themselves. It is applicable only to the act done by the partner for the purpose of business। भैया अगर ये सी थर्ड पार्टी से लोन ले रहा है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नहीं ले रहा, फर्म के नाम से नहीं ले रहा, तो क्या बी और ए के घर जाके पैसा मांग सकता है? नहीं मांग सकता ना दोस्त, नहीं मांग सकता। यही डिफरेंस है। क्या पढ़ क्या रहे हैं? सिर्फ बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए अगर वो थर्ड पार्टी से पैसा ले रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी से अगर वो पैसा ले रहा है, किसके लिए? बिजनेस के फर्म। 3 लोग थे, तुम समझ गए? अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, हाँ, तो वो बी से रिकवर नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? इतनी ही लाइन इंपॉर्टेंट है, मेक अ स्टार मार्क इट, क्योंकि अदरवाइज तो हम बोल देंगे हाँ भैया कर सकता है, नहीं कर सकता। सिर्फ किस लिए करेगा? फर्म की पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए अगर वो करेगा तो ही वो रिकवर कर सकता है। ठीक है जी, पढ़ देती हूँ चलो एक बारी।
Section 8 clarifies that the position of providing debt subject to the provisions of the act. A partner is the agent of the firm. भैया पक्का पक्का से a partner is the agent of the firm for the purpose of, किस लिए? भाई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी पार्टनर कोई भी एजेंट बन सकता है. The partner indeed virtually embarrasses the character of both. भैया दोनों का रोल निभाता है, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी. So as far as he acts for himself or in his own interest in the common concern of the partnership, he may properly deemed as a principal. So far he acts for his partners, he may deemed as an agent. अगर वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, पार्टनरशिप को लेकर, सारे पार्टनरशिप के कॉमन कंसर्न को लेकर, तो वो प्रिंसिपल का रोल अदा कर रहा है. जब वो सारे के सारे पार्टनर्स का इंटरेस्ट देख रहा है तो वो एज एन एजेंट का रोल निभा रहा है. कुल मिला के इसका क्रक्स क्या है? लास्ट पैराग्राफ, कि भैया बिजनेस के लिए काम कर रहा है तो ही एजेंट को क्या करा सकते हो? लाइबल करा सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिए. सेकेंड पॉइंट इज अ स्टार मार्क. जो मैं स्टार मार्क कराती हूँ ना वो वरदान है. ठीक है भाई, उसको छोड़ने का नहीं, अकाउंट्स में भी और इसमें भी. ठीक. कह रहा है द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरीज ऑन द फाइंड द फर्म. देखो ध्यान से सुनते हैं. ठीक है. क्या कह रहा है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, आओ जल्दी. हमने बोला कि ना ये ना फर्म है. ठीक है. ये इस फर्म के पार्टनर्स हैं. ये है 5 पार्टनर्स हैं. अगर इस चिंटू ने फर्म के नाम पर कुछ काम करा, फर्म के नाम पर कुछ काम करा, तो थर्ड पार्टी से कुछ लोन लिया या थर्ड पार्टी के साथ कोई और ट्रांजैक्शन करी, तो पूरी की पूरी फर्म लाइबल हो जाती है उस एक्ट के लिए. सही बात है? करेक्ट. क्यों? क्योंकि फर्म, क्योंकि ये एक एज एन एजेंट भी क्या करता है? काम करता है. यही बात पढ़ के आ रहे हैं. हमने बोला सुनो सुनो ध्यान से सुनो. हमने बोला भैया अगर कोई भी पार्टनर काम करता है फर्म के बिहाफ पर तो वो फर्म को लाइबल ठहरा सकता है. पार्टनर की एक अपनी अथॉरिटी है, कुछ पावर्स दे रखी है ना पार्टनर को कि भैया तुम काम करो, हम सारे के सारे पार्टनर्स उस तुम्हारी चीज़ के लिए लाइबल हैं. कुछ होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी. व्हाट इज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी? ये माना जाएगा कि जो भी ये काम कर रहा है ना, ये अपनी अथॉरिटी में और पावर में रहकर ही कर रहा है, तो जो भी वो एक्ट्स करेगा उसके लिए लाइबल कौन होगा? लाइबल कौन होगा उसके लिए? फर्म लाइबल होगी. एब्सोल्युटली. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दैट रूल. क्या कह रहे हैं? द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कन्फर्म्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी. आप किसको बाइंड कर रहे हो? फर्म को बाइंड कर रहे हो. पार्टनर अब अपनी अथॉरिटी से बाइंड किसको कर रहे हो? फर्म को बाइंड कर रहे हो. इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज or custom of trade to the contrary, the implied authority does not empower him to. यूँ तो पार्टनर तो जो काम कर रहा है तो फर्म के ऊपर डंडा कर देता है, भैया सबके सब सामान पैसा दो, सबके सब ये सब काम करो. ठीक है. लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप फर्म को लाइबल नहीं ठहरा सकते हो. आप सारे काम के लिए बाइंड करते हो ना फर्म को, लेकिन अगर आपने ऐसे कोई एक्ट्स करे तो फर्म लाइबल नहीं रहने वाली है. बट अगर आपकी प्रथा चलती आ रही है, अगर आप काम ही ऐसे कर रहे हो तो फर्म लाइबल होगी, लेकिन अदरवाइज फर्म लाइबल नहीं होगी. कौन कौन से केसेस में अब लाइबल नहीं होने वाली है? सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन. भैया तूने क्या करा? तूने क्या करा? अपने आप चला गया आर्बिट्रेशन, मतलब कोर्ट के पास कोई मुद्दा लेकर अपने आप चला गया. ठीक है. तो
आपने अपने आप ही डिस्प्यूट का केस फर्म का आर्बिट्रेशन को फाइल कर दिया, भैया ये काम नहीं कर सकता तू, ठीक है, ये काम तुम अपने आप नहीं कर सकते हो, तो अगर आपने ऐसा कुछ करा तो फर्म लाइबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, तूने अपने नाम से बैंक में खाता खोल लिया फर्म का, भाई तू बड़ा है, ठीक है, तो कुल मिला के ये काम भी तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, भैया तूने क्या करा, अपनी मर्जी से, ये एक थर्ड पार्टी थी, ठीक है, इस थर्ड पार्टी से हमारी फर्म को 5 लाख रुपए आने थे, तूने अपने आप बोल दिया कोई बात नहीं आप ना 2 लाख रुपए ही दे दो, आपका 3 लाख वेव ऑफ कर दिया। इसका मतलब तू कुछ भी कॉम्प्रोमाइज, रिलिंक्विश मतलब चेंज किसी के भी क्लेम में नहीं कर सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट कर रहा है विड्रॉ अ सूट और द प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म ने केस फाइल करा था किसी भी पार्टी को लेकर, ठीक है, इसके अगेंस्ट फर्म ने, थर्ड पार्टी है ये, इसके अगेंस्ट कोई मुकदमा चल रहा है, ठीक है, फर्म ने केस फाइल करा है, तू उस केस को विड्रॉ करके आ गया, भाई तेरी अथॉरिटी नहीं है करने की, विड्रॉ आ सूट, उस विड्रॉ आ सूट नहीं कर सकता तू, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको तू विड्रॉ करके अपने आप नहीं आ सकता है, ठीक है जी। अगला क्या कर रहा है, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, तो कोई भी लाइबिलिटी, एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट, अगेन किसी भी लाइबिलिटी को सूट नहीं कर सकते हो फर्म के अगेंस्ट में, ना तो कोई लाइबिलिटी स्यू कर सकता है, ना ही किसी सूट का विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, ना तो एडमिट कर सकते हो कोई लाइबिलिटी को अगेंस्ट द फर्म और ना ही उसको विड्रॉ कर सकते हो। अपने नाम पर तूने बोला चल यार फर्म के नाम पर ऐसे करता हूँ, 2 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के आ गया, भैया नहीं कर सकता। एक्वायर कर सकता है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, नहीं। ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता एंड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, किसी और पार्टनरशिप की फर्म पे तू एंटर होकर आ गया, मतलब तूने पार्टनरशिप में किसी और पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो ऐसा काम नहीं कर सकते। टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहने का मतलब तू फर्म को हर केस में बाइंड करता है, लेकिन इन फॉलोइंग केसेस में तू फर्म को बाइंड नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या सबमिट कर सकते हो स्यू अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन? आंसर इज नो। क्या आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ योर ओन नेम? आंसर इज नो। कॉम्प्रोमाइज रिलिंक्विश कर सकता है किसी की लाइबिलिटी? नहीं। विड्रॉ कर सकते हैं सूट को? नहीं। एडमिट कर सकते हो कोई लाइबिलिटी इन अ सूट अगेंस्ट द फर्म? आंसर इज नो। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। एंटर कर सकते हो इन अ पार्टनरशिप फर्म विद अनदर पार्टनरशिप फर्म? नो नो नो। क्लियर? स्टार मार्क कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर सेकेंड। किसी दूसरे पेन से हाईलाइट करो, काले नीले पीले से हरे हरे से क्या दिखेगा कुछ? चलो आगे चलें। कह रहा है भाई फर्म को कैसे बाउंड करने वाला है? मुझे सोच रहा है कि फर्म को बाइंड कर दूंगा, कैसे करेगा? आपको पक्का पक्का से क्या करना पड़ेगा? फर्म के नाम से काम करने पड़ेंगे ना। अपने नाम से अगर आपने किसी कहीं पे सिग्नेचर करे, आप खुद बाइंड हो ना, लेकिन अगर आप फर्म के नाम से कहीं पे सिग्नेचर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फर्म बाइंड है। In order to bind a firm, an act or instrument is done or executed by the partner or the other person on the behalf of the firm shall be done. आप किसके behalf से काम कर रहे हो? फर्म के behalf से। shall be done on the behalf of the firm shall be done or executed in the, किसके नाम से काम हो रहे हैं? फर्म के। or in the manner expressing or implying an intention to bind the firm. फर्म को बाइंड करना है, थोड़ा कष्ट दीजिए हाथों को हाईलाइट करने के लिए। कुछ कोरी किताब से कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा? हाँ जी, हमने क्या बोला?
आप लोगों को अगर फर्म को बाइंड करना है तो आपको किसके बिहाफ से काम करना पड़ेगा? ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म और ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म नेम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? कुछ नहीं, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, दैट एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। सिर्फ बिजनेस के काम के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ही वो इम्प्लाइड अथॉरिटी और एज एन एजेंट काम करेगा। Consequently, as between the partners and the outside world, each partner is an agent of every other in the matter connected with the partnership firm and acts bind the firm। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो हमारा निकल रहा है, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ उसको में लर्न रखनी है। जो ऊपर केसेस पढ़े थे जहाँ पे फर्म लाइबल नहीं होती हैं। ठीक है जी, ये देखो अब ये एब्सोल्युटली सेम रहने वाला है हमारा। दिस इज एब्सोल्युटली सेम जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि भैया वो वही बता रहा है, इम्प्लाइड इंटेंशन है क्या? बाइंड करना है भाई फर्म को। कौन कौन से काम के लिए? इट इज़ हाउएवर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस। दोबारा देख लेते हैं। The impact of these section is that the act of the partner which is done to carry on in the usual way business of kind carried by the firm binds the firm, provided that the act is done in the firm name or any manner expressing or implying an intention to bind the firm। आपकी intention है आप अपने firm को bind करना चाह रहे हो। Such an authority of a partner to bind the firm is called implied authority। It is however subject to following: the act done must relate to usual business of the firm, the act done by the partner must be within his scope of authority and related to normal business। भैया बिजनेस के हिसाब से काम करेगा ना और अपनी अथॉरिटी में रहकर काम करेगा तो ही फर्म को लाइबल ठहरा सकता है, तभी फर्म को बाइंड कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? The act is done for normal conduct of the business. The usual way of carrying the business will depend upon the nature and the circumstances of each particular case। ये कहता है भैया नेचर के वाइज ट्रांजेक्शन का डिपेंड करता है। आप लोग हो क्या रहा है, यूं तो अगर आप सपोज करो हो आप अगर लेट सपोज आप कहाँ पर हो, हमने बोला आप राइस मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो। ठीक है, आप लोगों ने सामान किसी से बोरो किया फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक, हमने बोला कि जब अगर मैं सामान मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी से बोरो कर रही हूँ, आपने बोला भैया तूने पैसे दिए हैं, उसने पैसे नहीं दिए, आप उसको BR दे रहे हो, आप ड्रॉ करके दे रहे हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके दे रहे हो, तो ये सब भी आप नहीं कर सकते। बीइंग अ पार्टनर आपकी अथॉरिटी में नहीं है। बट अगर आप किसी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में हो, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे मैटर कर रहा है, अगर आप किसी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में तो आपका तो काम ही यही है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स वगैरह को देना लेना, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन अदरवाइज वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। अभी कवर करने वाले हैं आगे। देखो क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट पढ़ा, एक बार नीचे आना, नीचे आओ एक बार। कह रहा है इफ अ पार्टनरशिप इज ऑफ अ जर्नल कमर्शियल नेचर ही मे प्लेज और सेल द प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ही मे बाय गुड्स ऑन द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, ही मे बोरो मनी, contract debts and pay the debts on the account of the partnership, he may draw, make, sign, endorse, transfer, negotiate and procure to the discounted promissory notes, bills of exchange and negotiable instruments। एग्जाम्पल पढ़िए, एक्स अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ द सॉलिसिटर्स बोरो मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी। उसने अपनी अथॉरिटी के बिना ही क्या कर दिया, प्रॉमिसरी नोट दे दिया दूसरी पार्टी को। प्रॉमिसरी नोट दे दी, भैया मैं ना तुझे पक्का से पेमेंट कर दूंगा। कब कर दूंगा? 2 महीने में तुझे पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, द अदर पार्टनर्स आर नॉट लाइबल एज ऑन द नोट एंड इट इज़ नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस। भैया तू दे नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता? प्रॉमिसरी नोट्स या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता। The other partners are not liable on the note as it is not part of the ordinary business of the solicitor to draw, accept or endorse negotiable instrument. However, it may be usual for a one partner of the firm of the bankers draw, accept or endorse bills of exchange
ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी कितनी है। इट विल डिपेंड कि आप कौन से नेचर ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स हो। अगर आपका नेचर ही है इस तरीके का काम करने का, बैंक में आप हो, आपका काम ही है ये चेक देना, चेक लेना, इंडोर्स करना, तो भैया पक्का पक्का से वो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन रेस्ट ऑफ द केस में आपको अलाउ नहीं है, आप बाइंड नहीं कर सकते फर्म को। क्लियर है बॉस? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। कैन एनीवन रीड दिस पैराग्राफ प्लीज? भैया वो काम नहीं कर सकते जो तुम्हारा नेचर में बिजनेस में नहीं है, ऐसे काम नहीं कर सकते। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस उन काम को करने का है तो ही आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी इसका मतलब तो ही आप क्या कर सकते हो, अदर पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हो और फर्म को भी बाइंड और लाइबल ठहरा सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्या पार्टनर फर्म को लाइबल ठहरा सकता है? क्या पार्टनर फर्म को लाइबल ठहरा सकता है? आंसर इज यस और नो। फर्म के नाम के लिए काम कर रहा है, फर्म के बिजनेस के लिए काम कर रहा है, बिजनेस ऑफ द फर्म के लिए काम कर रहा है, तो वो लाइबल ठहरा सकता है। बट देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर फर्म लाइबल नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा भाई तुझे तेरे पास कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तू जो काम कर रहा है ना, अगर तेरा वो जर्नल नेचर है आपका, आप पैसे वाली फर्म्स में काम कर रहे हो, कमर्शियल नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन है अगर आपका, तो आप इंडोर्स कर सकते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ले सकते हो, किसी को भी प्रॉमिसरी नोट दे सकते हो। ये करने से होगा क्या? क्या फर्म लाइबल होगी? कमर्शियल नेचर के केस में क्या फर्म लाइबल होगी? यहाँ पर कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन थी तभी ये सारे के सारे काम कर रहा था, तो क्या फर्म लाइबल थी? आंसर इज यस, थी ना। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही उसका ऐसा है। बात समझ रहे हो? तो वो ये सारे के सारे काम कर सकता था, बट अगर उसका नेचर नहीं था तो वो ऐसा काम ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता था, अगर उसका बिजनेस उस तरीके का नहीं है तो। चले आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी। बोला देखो ये है पार्टनरशिप फर्म। इस पार्टनरशिप फर्म में ये 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा था कि भाई जो तू है ना डी जो तू है ना, तू ना पक्का पक्का से डी, तू पक्का पक्का से क्या नहीं करेगा? डी तू पक्का पक्का से ना भाई लोन नहीं दे सकता किसी को, तू लोन दे ही नहीं सकता भाई किसी को। समझ में आ रही बात? डी लोन नहीं देगा किसी को। अच्छा, अब ये लोन दे पता है किसको रहा था? ये दे रहा था लोन सीता को। हाँ, डी लोन दे रहा है सीता को, ठीक है। ये कौन है? थर्ड पार्टी है ये। हाँ, थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब ये ना, ये सीता जानती थी कि जो ये लोन दिया जा रहा है ना भाई, ये डी की अथॉरिटी में नहीं है लोन देना। इस थर्ड पार्टी को पता है कि ये जो काम कर रहा है डी, ये अपनी पावर के अगेंस्ट जाकर कर रहा है। तो सीता जी
तुम ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर ही क्यों हो रही हो? जब आप जानती हो कि ये जो ये जो पार्टनर लोन दे रहा है ये तुम्हें नहीं दे सकता, ये एलिजिबल नहीं है तुम्हें लोन देने के लिए, और ये बात आप जानती हो कि ये जो काम कर रहा है अपनी पार के बियॉन्ड जाकर कर रहा है, अपनी पार के बियॉन्ड जाके कर रहा है, तो भाई साहब होगा क्या? अगर सीता फर्म को लोन दे रही है, सीता फर्म को लोन दे रही है और ये पार्टनर के कहने पे दे रही है, तो यहाँ पर फर्म लाइबल नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी अगर तूने ऐसा कोई काम करा जो तू जानती थी कि जो ये काम तुम करने जा रहे हो, जो पार्टनर तुमसे ये काम करवा रहा है वो उसकी पार में नहीं है काम कराना, तो भैया ये सोच मत लियो कि तू अगले जो तेरे को पैसा मिलेगा ना वो ये 3 पार्टनर्स देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्म की लाइबिलिटी नहीं आती है। तूने अपने रिस्क पे पैसा दिया, तुझे तो पता ही है ये इसकी बियॉन्ड द पार जाकर ये काम कर रहा है, तो कोई भी पार्टनर अपने अधिकारों के बाहर जाकर अगर कुछ काम करेगा तो उसके लिए फर्म लाइबल नहीं होती है। और इस बात का अगर थर्ड पार्टी को ऑलरेडी अवेयरनेस है तो भी फर्म लाइबल नहीं होगी। थर्ड पार्टी तेरे को पता है तो फर्म लाइबल नहीं होगी, लेकिन अगर थर्ड पार्टी अनअवेयर है इस फैक्ट को लेकर तो फर्म लाइबल हो जाएगी, क्योंकि इसका पैसा तो लौटाना पड़ेगा ना। एक बार मुझे ये वाला एग्जाम्पल पढ़ के दिखाओ। A पार्टनर बोरोज फ्रॉम B ₹1000। क्या कह रहा है? ये फर्म है, ठीक है। A पार्टनर बोरो पैसा लिया, किससे? फ्रॉम B से पैसा ले रहा है, ठीक है, ये है A पार्टनर बोरोज फ्रॉम B 1000 इन द नेम ऑफ द फर्म, 1000 in the name of the firm but in excess of its authority and utilizes the same in paying of the debts of the firm. Here the fact that the firm has contracted debts suggests that it is a trading company and as such it is within the implied authority of A to borrow money for the business of the firm. This implied authority, as you noticed, may be restricted by an agreement between him and the other partners. Now, if B, the lender, is unaware of these restrictions imposed on A, the firm will be liable to repay the money to B. On the contrary, B's awareness as to this restriction will absolve the firm of its liability to repay the amount to B. बात समझ में आई है? क्या बोल गया? कह रहा भैया ये A है ना, A ने B से लोन लिया, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के नाम से लिया, फर्म के नाम से, या B के पास गया, भाई साहब लोन दे दो, फर्म में ना हमारे को लोन चाहिए होता है, हमें आगे पे ऑफ करने होते हैं डेट्स, मैं आपसे सामान बोरो कर रहा हूँ पैसा, मुझे आगे लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, आपको पैसा आपका मिल जाएगा, ये मेरी पार में है, मैं आपसे लोन ले सकता हूँ। बट अगर इस बंदे को इस A और C में कुछ एग्रीमेंट हो रखे थे कि भैया A तेरी पास पावर नहीं है किसी से पैसा मांगने की, इस एग्रीमेंट के बारे में अगर B को पता था और फिर भी भाई साहब ने लोन दे दिया, तो आज फर्म लाइबल नहीं रहेगी, आज फर्म लाइबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर इन दोनों के एग्रीमेंट का B को पता नहीं था, B को पता ही नहीं है कि भाई साहब जो मेरे सामने हाथ जोड़ के पैसे मांग रहा है पार्टनर, ये तो कह रहा है मैं फर्म के नाम से पैसे मांग रहा हूँ, ठीक है, आज ये पैसे मांग रहा है तो पक्का पक्का ये मांग रहा है, तो पक्का पक्का से इसकी अथॉरिटी में रहकर काम कर रहा है, ये उसके नाम पर उसने पैसा उठाकर दे दिया, ये बेचारा अनजान, तो आज फर्म लाइबल रहेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी तू जानती थी कि वो जो पैसा मांग रहा है बंदा वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर मांग रहा है, तो फर्म लाइबल होगी? आंसर इज नो। तो एक बार ज़रा यहाँ पर लिखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, स्टार मार्क करो और इसमें एक पॉइंट लिख दो नीचे। अब बुलेट नंबर फर्स्ट में लिखो, इफ थर्ड पार्टी is unaware, if the third party is unaware about the restrictions on partners
about the restrictions on partners is equals to, कौन लाइबल रहेगा अगर थर्ड पार्टी अनअवेयर है तो, इज इक्वल्स टू में लिखेंगे फर्म इज लाइबल। ठीक है, सेकेंड बुलेट बनाइए, इफ थर्ड पार्टी इज अवेयर अबाउट द restrictions on partners, तो कौन लाइबल रहेगा? हाँ, देन द थर्ड पार्टी विल बी लाइबल, क्योंकि वो अपने रिस्क पर दे रही है। ठीक है, तो क्या पढ़ा? द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर में बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। The implied authority of the partner can be extended or restricted by a contract between the partners under the following conditions. The restrictions imposed on the implied authority of the partner by agreement shall be effective against a third party. The third party knows about the restrictions and the third party does not know that he is dealing with a partner in a firm, कि उसको पता ही नहीं था कि वो जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है वो फर्म का पार्टनर है या फिर नहीं है। समझ में आ गया? इट मे बी नोटेड दैट एक्सटेंशन, और भैया किसी की अथॉरिटी थी, तू पैसे मांग सकता है ना पार्टनर, तू पैसे ले सकता है ना बाहर से, सिर्फ 2 लाख तक ले सकता है, इससे ज़्यादा लेने का नहीं। बट आप लोगों ने बीच में एग्रीमेंट कर लिया और इसकी जो पावर थी उसको एक्सटेंड कर दिया कि भाई तू ना 2 को छोड़ तू 5 लाख तक कर सकता है, लेकिन इसकी लिमिट एक्सटेंड करी हमने, 2 से 5 लाख करी, सारे पार्टनर्स की रजामंदी होनी चाहिए। तो कह रहा है कोई भी एक्सटेंशन और कोई भी रिस्ट्रिक्शन तभी पॉसिबल है जब कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होगा, सारे पार्टनर्स का कंसेंट दिया जाएगा। एनी वन पार्टनर और इवन अ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर कैनॉट एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी। आप किसी की पावर को एक्सटेंड कर रहे हो या रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसमें कितने लोगों की रजामंदी चाहिए? सारे के सारे पार्टनर्स की है। सही बात है? चलो अच्छा, अरे हुआ पता है क्या, चोर आ गए थे पार्टनरशिप फर्म में। हाँ, बेचारे को ऐसा काम करने पड़ गए जो उसको करने नहीं चाहिए थे, उसके पास अथॉरिटी नहीं है उन कामों को करने की। तो अगर उसने इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ काम करा तो क्या फर्म बाइंड हो जाएगी? हो जाएगी ना भाई, फर्म को बचाने के लिए तो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे चोर आने पर अपने घर का सामान बचाया जाता है, वैसे ही अपना समझकर उसने वो एक्शन इमरजेंसी में लिए जो कि रिक्वायर्ड थे उसको अपने अदर पार्टनर्स को या फर्म को बचाने के लिए उस इमरजेंट सिचुएशन से। अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, तो वो सारे काम कर सकता है, टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्ट कर रहा है, तू फर्म को बचा रहा है। जैसे कि तू एक प्रूडेंस मैन कुछ काम करता है अपने केस में, तो उन सारे एक्ट्स के लिए कौन लाइबल हो जाएगा? क्या फर्म को बाइंड कर सकते हो? भाई तेरे पास तूने खर्चा कर दिया कुछ, है ना, फायर ब्रिगेड बुलाई, कुछ और सामान लगाया, फटाफट आग लग गई या कुछ और हो गया, भाई तू ये काम कर नहीं सकता था, आज तेरा खर्चा हो गया उस फर्म को बचाने में कितने का? 10,000 रुपये का खर्चा लग गया, कुछ लग गया, भाई पैसे लेगा ना फर्म से, तो आप फर्म को क्या कर सकते हो? बाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे कि रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप में थर्ड पार्टी के साथ कैसा रिलेशन रहता है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ एज एन एजेंट आप काम करते हो, कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी में आप काम करते हो, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस पड़ी,
फिर पढ़ा भैया थर्ड पार्टी, तेरे को पता भी है वो पार्टनर है ही नहीं उस फर्म का, ना ही उसके पास वो पावर है करने की, फिर भी तू लगे जा रहा है काम करने के लिए, तो कुछ भी हो गया तो लाइबल कौन होगा? तू खुद लाइबल होगा, ठीक है। और अगर वो अनअवेयर है तो लाइबल कौन होगा? फर्म लाइबल होगी। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर वो कोई काम करता है पार्टनर, तो लाइबल कौन होता है? कौन लाइबल होता है? बैटरी इज अबाउट टू डाई, बचाओ बचाओ बचाओ, एनर्जी का पंप भरिए ठीक है, तो आ जाओ भाई, ठीक है। तो इमरजेंट सिचुएशन में अगर कोई पार्टनर क्या करता है, कोई एक्ट करता है, तो उसके लिए फर्म लाइबल हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ एडमिशन एज अ पार्टनर, आज पार्टनरशिप में कौन आया है? कोई नया पार्टनर आया है, ठीक है, मुस्कुराता हुआ, है ना, ये पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, देखते हैं क्या कह रहे हैं। पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ ईच अदर can make binding the admission but only in relation to the partnership transaction and in the ordinary course of the business. An admission or representation by a partner will now however bind the firm if its authority on the points is limited and the other partners knows about the restrictions. एक मिनट एग्जाम्पल रीड करना जरा कोई। कुछ तो कहानी छुपी है इसमें, जो इतनी हंसी आ रही है, कुछ तो है। क्या हो गया है? हमें भी बता दो यार, हम भी हंसेंगे अच्छा चलो दोबारा से पढ़ो, स्टार्टिंग से। नहीं पढ़ पाएंगे मैडम, आप पढ़ दीजिए। हाँ बोलिए। रहने दो, हम ही पढ़ते हैं। X and Y are partners in a firm dealing in the spare parts of a different brands of the motorcycle bikes. Z purchases a spare part for his Yamaha motorcycle after being told by X that the spare part is suitable for his motorcycle. Y is ignorant about this transaction. The spare parts proves to be unsuitable for the motorcycle is damaged. X and Y both are responsible for the Z for his loss. कुछ नहीं बोल रहा भाई, वो पार्टनर आ गया तो लाइबल कौन हो जाएगा? दोनों पार्टनर्स लाइबल हैं। इसमें एक लाइन क्यों दे रखे? एक लाइन लिखवा रही हूँ मैं, लिखना जरा इसी में। एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन, एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर concerning the affairs of the firm is evidence against the firm. Against the firm if it is made in the ordinary course of business. If it is made in the ordinary course of business. क्या कह रहा है? कुल मिला के कुछ नहीं कह रहा। अगर आपने कह रहा है कोई भी, अगर आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो ना सामने वाले को, एक पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर आया है, और अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन अगर कुछ एडमिशन के इफ़ेक्ट से भी दे रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, तो वो क्या हो जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि ये सब भी कैसे काम करते हैं? एज एन एजेंट ऑफ द फर्म के लिए काम कर रहे हैं,
तो अगर बोला जाएगा कि अगर ये ऑर्डिनरी बिजनेस के कंसर्न में कोई काम कर रहे हैं तो वो फर्म के ऊपर बाइंड होगा। भाई पार्टनर, अगर तू कोई भी कुछ बात बोल रहा है कि इस पार्टनर को एडमिट कर लिया या कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है थर्ड पार्टी को, अगर तू बिजनेस के कंसर्न से दे रहा है ना तो वो फर्म को बाइंड कर देगी, वो चीज़ फर्म को बाइंड कर देगी। इसीलिए यहाँ पर दो पार्टनर्स थे, एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, उन्होंने जेड को कुछ रिप्रेजेंटेशन दी थी, बट अगर ये रिप्रेजेंटेशन में कुछ गलत है या कोई चीज़ भी है तो उसके लिए फर्म लाइबल होगी, एज सिंपल एज। ठीक है। Partner as agent of each other can make binding admissions but only in relation to the partnership transaction in the ordinary course of business। जो भी काम ordinary course of business में कर रहे हो तो ही उस एडमिशन को बाइंड किया जाएगा, मतलब वो नया बंदा आया हुआ भी लाइबल ठहराया जाएगा। An admission or the representation by a partner will now have bind the firm। अगर तू अपनी, तेरे को रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कुछ और तब तू कुछ काम कर रहा है तो तू तब उस केसेस में फर्म को बाइंड नहीं कर सकता। तो निचोड़ क्या है, आप कैसे काम कर रहे हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई काम कर रहे हो तो उस केस में वो फर्म को बाइंड माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। The notice to a partner who habitually acts in the business of the firm on matters relating to the affairs of the business operates as a notice to the firm except in the case of fraud।